एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी बायो क्लास 11th का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो बहुत छोटा है, बहुत इजी है लेकिन अच्छा है, ठीक है। जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप जो लाइन देख रहे हैं, ये सारा लाइन जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। उसी लाइन को हूबहू यहाँ पे कॉपी करके रखा गया है। और जो एनसीईआरटी बुक में जो लाइन दिया है वो लाइन क्या कहता है, उसका अर्थ क्या है, उसको काफ़ी लाइन बाय लाइन काफ़ी अच्छे से समझते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर बहुत मज़ेदार लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। ऐसा आप एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं देखे होंगे। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग इस चैप्टर का, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ भी नोट नहीं करना है। जिस नोट्स से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये नोट्स क्या है कि एनसीईआरटी बुक का ही जो है वहाँ का जो लाइन है उसको उसी से बनाया गया है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको ये जो है नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा, पूरा यही, ठीक है। चलिए, तो एनसीईआरटी का जो शुरुआती 2 लाइन है वो क्या बोलता है, तो आइए समझते हैं। तो हम लोग का जो बॉडी होता है, हम लोग का बॉडी में जो है काफ़ी अधिक इस जो है आवश्यकता होती है एनर्जी का। बिना एनर्जी का हम लोग का बॉडी में कोई भी काम नहीं चल सकता है। जैसे कि हम लोग दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बोलते हैं, या कोई भी हमारे बॉडी में फंक्शन होता है तो उस फंक्शन के लिए क्या चाहिए, उस फंक्शन के लिए चाहिए हम लोग को चाहिए एनर्जी, ठीक। और एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो एनर्जी मिलता है रेस्पायरेशन से, ठीक है। रेस्पायरेशन होता क्या है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जोड़कर उससे एनर्जी बनाया जाता है, यानी कि जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो क्या करते हैं, जो हम लोग जो फूड जो इंटेक करते हैं, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके ये ग्लूकोज टूट जाता है CO2 में, H2O में और एनर्जी में। और एनर्जी किस फॉर्म में जो है बनता है, एनर्जी बनता है ATP के फॉर्म में। और ATP क्या है, ATP एक फॉर्म है, एक रूप है एनर्जी का, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। और ये हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जब भी हम लोग को कोई काम करना पड़ता है और उस समय हम लोग को अगर चाहिए एनर्जी, तो इसी ATP से हम लोग को एनर्जी मिल जाता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग को एनर्जी चाहिए तो हम लोग को ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जोड़कर जो है तब जाके हम लोग को एनर्जी मिलेगा, ठीक है। और जब ये प्रोसेस होता है, जब ये रिएक्शन होता है, ठीक है, तो इस रिएक्शन में एक गैस बनता है जिसका नाम है CO2। और CO2 क्या है, CO2 एक जो है हार्मफुल गैस है। हार्मफुल यानी कि जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो यहाँ पे एक हार्मफुल गैस बन रहा है जिसका नाम है CO2। अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो ये बहुत ही जो है हार्म करेगा हम लोग के बॉडी को। और दूसरी तरफ हम लोग का है ऑक्सीजन, ठीक। और बिना ऑक्सीजन के हम लोग का जो है ग्लूकोज टूटेगा नहीं एनर्जी में। तो हम लोग को ये आवश्यकता है, हम लोग को ये ज़रूरी है कि हम लोग ये बाहर से ऑक्सीजन को बॉडी में ला पाए, और साथ ही साथ हम लोग के बॉडी में जो CO2 गैस बन रहा है, इस CO2 गैस को शरीर से बाहर निकाल पाए, ठीक। तो यानी कि इसमें हम लोग इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी कि गैसों का एक्सचेंज करना पड़ेगा, बाहर से ऑक्सीजन लाना पड़ेगा और हमारे बॉडी में जो CO2 बनेगा उसको बॉडी से बाहर फेंकना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो वही लिखा है, एज यू हैव रीड earlier, oxygen is utilized by the organism to indirect break down simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid etc। जैसे कि आप इसके पहले वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को
एमिनो एसिड को और फैटी एसिड को क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़ के क्या करते हैं, इससे एनर्जी बनाते हैं। तो लिखा गया है तोड़ते हैं टू ड्राइव्ड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। ये एनर्जी बनाते हैं ताकि हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी बन पाए। और यहाँ पे यही हो रहा है, ग्लूकोज को तोड़कर यहाँ पे एनर्जी बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, इसके लिए इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। ठीक, और फिर बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द जो है अबव कैटाबोलिक रिएक्शन। ये क्या है, ये वाला जो रिएक्शन है वो कैटाबोलिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इस कैटाबोलिक रिएक्शन में एक गैस बनता है जिसका नाम होता है CO2, और ये CO2 क्या है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को बाहर से चाहिए ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, और हम लोग का बॉडी में जो CO2 बन रहा है इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर से ऑक्सीजन को लेने के लिए और अंदर जो CO2 बना है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोगों को एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसको बोलते हैं ब्रीथिंग, या इसी को इस चैप्टर में रेस्पायरेशन के नाम से भी बोला गया है। लेकिन रेस्पायरेशन का ये भी अर्थ होता है कि ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाना। ठीक, तो यहाँ पे ये हम लोग का रिएक्शन है जो यहाँ पे बताया जा रहा है, और दिस इज़ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन सेल। और ये जो ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाने का जो काम है ये कहाँ होता है, ये हमारे होता है सेल में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है आगे NCERT बुक में क्या दिया गया है, आइए उसको समझते हैं। तो ये तो हम लोग का सेल है, सेल में क्या होता है, इस सेल के अंदर होता है ऑक्सीजन को लेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, CO2 H2O और ATP बनाएगा जो एनर्जी का रूप है एक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बिना ये ग्लूकोज नहीं टूटेगा। और ये ऑक्सीजन कहाँ से हम लोग लेंगे, ये ऑक्सीजन लेंगे हम लोग अपना एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, जो चारों बगल जो हवा है, और एटमॉस्फेरिक एयर में यानी कि हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें CO2 भी होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो यहाँ से सिंपल आप अभी तक ये समझिए कि इसमें इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन है वो हम लोग एटमॉस्फेयर से ऐसे करके लंग्स में ले रहे हैं, और लंग्स में लेने के बाद में क्या कर रहे हैं, इस ग्लूकोज को तोड़ के CO2 H2O और ATP बना रहे हैं। ठीक, तो कैसे जो है आया है हम लोग का ऑक्सीजन, तो एटमॉस्फेरिक एयर से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक हार्मफुल गैस बना है जिसको बोलते हैं CO2, और ये कहाँ बना है, ये बना है हमारे सेल के अंदर, क्योंकि ये सारा रिएक्शन चल रहा है सेल में। तो अब सेल क्या करेगा, इस CO2 को दे देगा किसको, लंग्स को। इस CO2 को देगा लंग्स को, और लंग्स क्या करेगा, जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो छोड़ने के समय में क्या किया जाएगा, इस CO2 को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना, और जो बॉडी में जो हार्मफुल गैस बन रहा है CO2, इसको बाहर निकालना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर के एयर से हम लोग के सेल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, और सेल में जो CO2 बन रहा है इसको बाहर निकाल रहा है। तो ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ब्रीथिंग, या इसका और दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं NCERT इस बात को कैसे बताता है। ठीक, इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल। ठीक, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सेल को हमेशा O2 देना पड़ेगा ताकि वो ग्लूकोज को तोड़ पाए। ठीक है, एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल हैव टू रिलीज आउट, और CO2 जो बनाया है हम लोग का सेल, उसको जो है कंटिन्यूअसली, उसको लगातार क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration।
तो यहाँ पे जो जो यहाँ बोला गया है, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से जो O2 ले रहे हैं और जो बॉडी में जो CO2 बन जा रहा है इसको बाहर रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। और इसको कॉमनली जो है इसको रेस्पायरेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, यानी ग्लूकोज तोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा और CO2 जो बन रहा है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को लाने के लिए, CO2 को बाहर फेंकने के लिए हम लोग को ब्रीथिंग करना पड़ेगा, जिसको हम लोग रेस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है इसमें। चलिए आइए अब लास्ट लाइन देखते हैं हम लोग, क्या लिखा गया है। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट। आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को फील करने के लिए आप अपने चेस्ट पे, अपने छाती पे क्या कर सकते हैं, हाथ को रख सकते हैं। यू कैन फील द चेस्ट मूव अप एंड डाउनवर्ड। और आप ये फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से आपका चेस्ट जो है ऊपर और नीचे जो है मूव कर रहा है। ठीक, तो ये ऊपर नीचे मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि ये बाहर से एटमॉस्फेयर से जो है कुछ गैसेज को अंदर ले रहा है और बॉडी से कुछ गैसेज को बाहर निकाल रहा है। इसी निकालने के लिए और लेने के लिए हम लोग का चेस्ट जो है ऊपर नीचे कर रहा है। यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीथिंग। और आप जानते हैं कि हम लोग का ये चेस्ट ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं। ठीक है, हाउ डू वी ब्रीथ, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है NCERT कि हम लोग जो है सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, द रेस्पायरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन। ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर रीडिंग एंड ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग यहाँ पे होगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी बोला गया है इसमें NCERT यही बोलता है कि ये जो है हम लोग कैसे गैसों का एक्सचेंज कर पा रहे हैं, इसी के बारे में हम जो है डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं अब आगे क्या दिया गया है। तो हम लोग का ये 1 नंबर पेज जो है कंप्लीट हुआ। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट जो है टॉपिक, आइए उसको समझते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से NCERT के लाइनों को ही काफ़ी अच्छी तरह से सजा कर, क्या लाइन, एक लाइन क्या बोल रहा है, उसका अर्थ क्या है, उसको हम बना के रखे हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। फिर क्या है, अब हम लोग का जो NCERT बुक में एक टॉपिक दिया है जिसको बोलते हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन। यानी कि हम लोग ये जो गैस को ले रहे हैं, फिर कुछ गैस को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये काम को करने के लिए अलग अलग जो है ऑर्गन होता है, यानी कि अलग अलग अंग होता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है लंग्स। ये गैसों का एक्सचेंज हम कैसे कर पाते हैं, लंग्स से कर पाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे जीव गैसों का एक्सचेंज करने के लिए लंग्स का ही इस्तेमाल करें। सारे जीवों के पास ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास लंग्स ही हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास लंग्स है, ठीक है, हम सांस ले लेते हैं, लेकिन हम अगर इसी लंग्स को लेकर अगर हम पानी में चल जाएंगे तो हम लोग का ये लंग्स काम नहीं करेगा, इससे हम लोग गैस का एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। वही देखिए, मछली के पास इस गैसों का एक्सचेंज करने के लिए उसके पास गिल्स होता है, लेकिन वही मछली अगर पानी से अगर निकल जाए तो उसका गिल्स काम नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बहुत ईजी बात है। अब देखिए, जैसे कि जो ये सांस लेना और छोड़ना, ये अलग अलग सारे जीवों में होता है, लगभग जितने जीव आप देखते हैं सब में होता है। तो ये रेस्पायरेशन डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है हैबिटाट पे। हैबिटाट माने क्या होता है, हैबिटाट का अर्थ हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता कहाँ पर है, इस पे भी डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका हैबिटाट क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का क्या है हैबिटाट, वो रहता कहाँ पे है।
अगर वो तो वो जो है एक्वेटिक भी हो सकता है। एक्वेटिक कहने का अर्थ है कि वो जल में भी जो है रह सकता है, या तो वो हो सकता है टेरेस्ट्रियल, यानी कि या तो वो ज़मीन पे रह सकता है या तो वो जल में रह सकता है। तो वो डिपेंड करता है जल में रहता है कि जो है ज़मीन पे रहता है। इस पे भी डिपेंड करता है कि वो सांस कैसे लेगा। या दूसरा का बात जो है डिपेंड करता है उसका बॉडी कैसा है, यानी कि या तो वो होगा यूनिसेलुलर, यानी या तो उसका बॉडी एक सेल का बना होगा, या तो वो होगा मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर है तो उसके पास ऑर्गन है कि ऑर्गन सिस्टम है। यानी कि इन सभी बातों पे डिपेंड करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पायरेशन कैसे करेगा। ठीक, पहला वो रहता कहाँ पर है। अगर वो रहता पानी में है तो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा वो। अगर वो है यूनिसेलुलर तो वो डिफ्यूजन से करेगा। अगर वो मल्टी सेलुलर है तो उसके पास ऑर्गन भी हो सकता है या ऑर्गन सिस्टम हो सकता है, उससे करेगा। ठीक है, तो यही लाइन एनसीईआरटी बोल रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी जो ये जो सांस लेने का जो मैकेनिज्म है, वैरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटाट। यानी जो ये जो सांस लेने और छोड़ने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है उसके हैबिटाट पे, यानी वो जीव रहता कहाँ पर है, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसका बॉडी का बनावट कैसा है। यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है तो उसके पास ऑर्गन है कि ऑर्गन सिस्टम है। ठीक, बात समझ में आ रहा है। बहुत इजी बात है, एक लाइन को इतना अच्छे से समझाए हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं सेकेंड लाइन क्या बताता है। अब जैसे कि आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे जीव होते हैं जो काफ़ी सिंपल होते हैं, काफ़ी सिंपल, यानी जिसका बॉडी काफ़ी सिंपल होता है, जैसे कि स्पॉन्ज हो गया, सिलियंटेटा ग्रुप के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो हो गए, फ्लैट वर्म यानी कि चपटा क्रीमी वो हो गया। तो ये जो ग्रुप के जो जीव हैं, ठीक है, ये जो ग्रुप में जो आने वाले जो जीव हैं, ये सब ग्रुप बनाए गए हैं जीवों का, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। इन ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आसानी से डिफ्यूजन के द्वारा बाहर से ऑक्सीजन बॉडी में और बॉडी में जो CO2 बन रहा है उसको बाहर, यानी कि डिफ्यूजन से आसानी से ये जो गैसों का एक्सचेंज अपने बॉडी सरफेस से ही कर लेते हैं। डिफ्यूजन का अर्थ समझते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो कोई मैटर गति करता है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो वही लिखा गया है लोअर इनवर्टिब्रेट्स। पहले ये बात समझिए, लोअर इनवर्टिब्रेट्स माने कि जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम ना हो। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जिसके पास रीढ़ का हड्डी नहीं हो, जैसे कि स्पॉन्ज हो गया, सिलियंट्रेट्स हो गया, फ्लैट वर्म हो गया, ETC। एक्सचेंज O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। यानी ये जीव जो होते हैं अपने पूरे बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्या करते हैं कि अपने पूरे बॉडी सरफेस से ही सिंपल डिफ्यूजन से ही क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज कर लेते हैं। नाम याद रखना है, स्पॉन्जेज, सिलियंट्रेट्स और फ्लैट वर्म। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं फिर हम लोग का नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट जो दिया गया है आइए देखते हैं उसको। अब आप जो है बरसात के दिनों में या आप अगर खेतों में घूमने गए होंगे तो आपने केंचुआ को देखा होगा। ठीक, तो केंचुआ का जो बॉडी होता है उसको आप देखे होंगे, तो केंचुआ का जो बॉडी होता है उस पर चारों बगल से थोड़ा थोड़ा लगता है कि ऐसा पानी जैसा कुछ दिखाई देता है। ठीक,
तो उसका बॉडी जो है कैसा होता है, उसका बॉडी होता है मॉइस्ट। मॉइस्ट माने कि उसके बॉडी पर जो है नमी जैसा कुछ दिखाई देता है। और नमी क्यों होता है, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर क्यूटिकल लेयर होता है, क्यूटीन का एक परत होता है, क्यूटीन का एक परत होता है उसके बॉडी पर। और इसी के कारण से उसका बॉडी सरफेस कैसा होता है, नम होता है, पानी वाला होता है। और उसी क्यूटीन के लेयर से वो क्या कर सकता है, उसी क्यूटीन के लेयर से वो क्या कर सकता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज कर सकता है। ठीक, तो ये तो हो गया अर्थवर्म की कहानी। अब जो इंसेक्ट्स ग्रुप जो इंसेक्ट्स होते हैं, अब इंसेक्ट में जितने सारे आप इंसेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, ग्रास ऊपर हो गया, कॉकरोच हो गया, या जो भी आप देख रहे हैं इंसेक्ट, इन इंसेक्ट के अंदर इसके बॉडी में ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैकिया की सहायता से क्या करते हैं, ये जो है O2 को बाहर से अंदर लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, अंदर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो CO2 और O2 का एक्सचेंज, गैसेज का जो एक्सचेंज है इंसेक्ट में ट्रैकिया के द्वारा होता है। ठीक है, लिखा है अर्थवर्म यूज देयर मोइस्ट क्यूटिकल एंड, ये बोला गया है कि अर्थवर्म किसका इस्तेमाल करता है, क्यूटिकल का इस्तेमाल करता है। एंड इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब, और बोला गया है कीटों के पास क्या होता है, एक जाल होता है ट्यूब का जिसको बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। और इसी के सहायता से क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट यानी ढो सकता है एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर जो है एटमॉस्फेयर का जो भी हवा है उसको बाहर से अंदर ले सकता है, और बॉडी में जो कोई गैस बना है उसको अंदर से बाहर फेंक सकता है। ठीक है, चलिए आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या बताया गया है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कहने का अर्थ है जो पानी में होते हैं, जैसे कि मोलास्का ग्रुप के जो भी जीव होते हैं, मोलास्का ग्रुप समझ रहे हैं जिसमें जो है घोंगा, सितुआ, ऐसा ये सब आता है। उसके बाद में जो ऑर्थोपोडाज होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, ये गैसों का एक्सचेंज यानी कि ये रेस्पायरेशन किसके द्वारा करते हैं, तो ये रेस्पायरेशन करते हैं गिल्स के द्वारा। और जब ये गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन करेंगे तो उस रेस्पायरेशन को कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं, उस रेस्पायरेशन को कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। ठीक है, तो याद रखिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मोलास्का, ऑर्थोपोडा, ये रेस्पायरेशन एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा करते हैं जिसको बोलते हैं गिल्स। और जब गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन होता है तो इसको कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। ठीक है, वहीं जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि जो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर का जो है हवा इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन है एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करता है, ये करता है पल्मोनरी रेस्पायरेशन। क्यों, क्योंकि ये रेस्पायरेशन करने के लिए अपना फेफड़ा का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे जीव जो इस्तेमाल कर रहे हैं फेफड़ा का, तो उनमें जो रेस्पायरेशन होगा वो रेस्पायरेशन क्या कहलाएगा, वो रेस्पायरेशन कहलाएगा पल्मोनरी रेस्पायरेशन। ठीक है, लिखा है स्पेशली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, जिसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पायरेशन, आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्थोपोडाज एंड मोलास्का। यानी पानी में रहने वाले अधिकांश ऑर्थोपोडा और मोलास्का जो है ये गिल्स का इस्तेमाल करते हैं रेस्पायरेशन को करने के लिए। और जब ये गिल्स के द्वारा करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। ठीक है, फिर लिखा वेयर हैज वेस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स। उसी तरह से जो है एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं लंग्स, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन। लंग्स के द्वारा रेस्पायरेशन को क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पायरेशन, आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यानी जो ज़मीन पे रहने वाले जीव हैं वो क्या करते हैं, वो लंग्स का इस्तेमाल करते हैं गैसों का जो है एक्सचेंज करने के लिए। जब लंग्स के द्वारा होगा तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पायरेशन। ठीक है, इतना अच्छा से एक एक लाइन जो है समझा के बता रहे हैं।
उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमको आगे वीडियो बनाने के लिए जो है हमारे अंदर डालता है एनर्जी। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं लास्ट लाइन एनसीईआरटी क्या बोलता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन को लेकर। अब देखिए, अब आपको एक बात समझना है क्या, अब आपको समझना है कि वर्टिब्रेट्स क्या होता है। वर्टिब्रेट्स का समझिए कि जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम हो, यानी जिसके पास रीढ़ का हड्डी होता है उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। आप बताइए कि आपके अंदर रीढ़ का हड्डी है कि नहीं? तो है, तो यानी कि आप वर्टिब्रेट्स है। क्या गाय के पास रीढ़ का हड्डी है कि नहीं? तो उसके पास भी है, वो भी वर्टिब्रेट्स है। क्या बकरी के पास वर्टिब्रल कॉलम है कि नहीं? तो है, तो उसके पास तो वो भी वर्टिब्रेट में ही आएगा। यानी ऐसे ऐसे जीव जिनके पास रीढ़ की हड्डी है उनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, यानी कि जिसके पास रीढ़ का हड्डी हो। यहाँ बना है रीढ़ का हड्डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है गर्दन का हड्डी है, और ये हम लोग का जो है उसके नीचे वाला हड्डी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो जो वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं फिश, जो फिश होते हैं मछली, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक बोले तो पानी में रहने वाले। ठीक, तो ये तो होते हैं एक्वेटिक, पानी में रहते हैं। तो फिश गैस का एक्सचेंज किससे करते हैं? तो फिश गैस का एक्सचेंज करते हैं गिल से। आप यहाँ पे आप देखे होंगे इस वाले पार्ट में, जब आप थोड़ा सा अपने हाथ से उसको हटाइएगा तो यहाँ पे लाल लाल जैसा वहाँ पे कुछ दिखाई देता है, रेड रेड। तो वो रेड रेड है क्या? वो रेड रेड है गिल्स। और उसी गिल से क्या करता है मछली? गैस का एक्सचेंज करता है। ठीक है, आप देखे होंगे मुंह से पानी लेता है और पानी लेने के बाद में इस जगह से जो है बाहर फेंकता है। ठीक है, तो गिल्स के द्वारा जो मछली है वो करते हैं रेस्पिरेशन। लेकिन डॉल्फिन और ये शार्क जो है, डॉल्फिन हो गया, उसके बाद में व्हेल हो गया, ये इनके पास गिल्स नहीं होता है, ये फेफड़े से ही रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? वे है मैमल्स। ठीक है, उसके बाद में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स। एम्फीबियंस यानी कि जो जीव पानी में भी रहते हैं, धरती पे भी रहते हैं। रेप्टाइल माने कि वैसे जीव जो रेंग रेंग के चलते हैं। बर्ड्स माने कि जो उड़ते हैं। मैमल्स यानी कि जिसके पास मेमरी ग्लैंड होता है, स्तन होता है, जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद में उस मेमरी ग्लैंड से उस बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसको बोलते हैं मैमल्स। तो ये सारे ग्रुप हैं। तो ये जितने सारे जो आप ग्रुप देख रहे हैं, तो ये ग्रुप क्या होते हैं? तो इन ग्रुपों के ऑर्गेनिज्म के पास होता है लंग्स, फेफड़ा, और ये क्या करते हैं? ये करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी कि ये इसके पास फेफड़ा होता है और फेफड़ा से ही गैसों का एक्सचेंज करता है, जैसे कि मैमल्स जिसमें हम लोग आते हैं। ठीक, बर्ड्स में जो भी चिड़िया देखते हैं वो इसमें चला आएगा। रेप्टाइल्स रेंग रेंग के चलने वाला, जैसे कि आप लोग का जो है हो गया क्रोकोडाइल, कछुआ, क्या बोलते हैं कि क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। ठीक है, एम्फीबियन आप समझिए रहे हैं, जो पानी में भी रहे और ज़मीन पे भी रहे। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है फ्रॉग। फ्रॉग का कहानी कुछ अलग है। फ्रॉग जब वो लैंड पे होगा, लैंड पे यानी कि जब वो ज़मीन पे होगा, तो वो अपने लंग्स के सहायता से, उसके पास फेफड़ा होता है, तो फेफड़ा से वो गैसों का एक्सचेंज कर लेगा। लेकिन जब वो फ्रॉग पानी में होगा, वाटर में होगा, तो फ्रॉग का जो स्किन होता है, इसका जो त्वचा होता है, वो होता है मॉइस्ट, काफ़ी नमी वाला। तो उस स्किन का इस्तेमाल करता है पानी में, जब वो पानी में रहता है उस समय गैसों का एक्सचेंज करने के लिए। एक बार रिवाइज कर देते हैं। वर्टिब्रेट्स ऐसे जीव जिसके पास रीढ़ का हड्डी हो उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जिसके पास क्या हो? वर्टिब्रल कॉलम हो, जैसे कि मछली
ये गिल्स के सहारे गैसों का एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जैसे बताए हैं व्हेल और डॉल्फिन इनके पास लंग्स होता है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स इनके पास फेफड़ा होता है। ये फेफड़ा के सहायता से करते हैं रेस्पायरेशन, इसीलिए इनमें देखने को मिलता है पल्मोनरी रेस्पायरेशन। ये जो मेंढक है इसका कहानी कुछ अलग है, इसके पास फेफड़ा होता है तो इसके पास होता है लंग्स। जब ये लैंड पर होता है, जब ये ज़मीन पर होता है तो इस अपने लंग्स के सहारे क्या करता है, गैसों का एक्सचेंज करता है। लेकिन जब ये पानी वाली जगह पर होता है तो अपने स्किन के सहायता से गैसों का एक्सचेंज करता है। ठीक है, इसी बात को एनसीईआरटी यहाँ पे लिखा है। एमोंग वर्टिब्रेट्स फिश यूज गिल्स। फिश जो है वो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ बताए हैं। वेयर एज एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। वहीं पे दूसरी तरफ एम्फीबियंस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म, रेप्टाइल ग्रुप के ऑर्गेनिज्म, बर्ड ग्रुप के ऑर्गेनिज्म, मैमल ग्रुप के ऑर्गेनिज्म ये रेस्पायरेशन करते हैं अपने लंग्स के द्वारा। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग क्या है, फ्रॉग एम्फीबियन है। क्यों? क्योंकि वो आपको ज़मीन पर भी मिल जाएगा, आपको पानी में भी मिल जाएगा, इसीलिए बोलते हैं उसको एम्फीबियन। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटिनियस रेस्पायरेशन ऑल्सो। यानी कि ये तो लंग्स के द्वारा कर ही सकता है, इसके अलावा इसका जो मॉइस्ट जो स्किन होता है, जो नम त्वचा होता है, इसके द्वारा भी वो रेस्पायरेशन कर सकता है। और जब मॉइस्ट स्किन यानी क्यूटिन के लेयर से जब रेस्पायरेशन हो तो इसको कहते हैं क्यूटिनियस रेस्पायरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में जो 2 टॉपिक दिया हुआ था, ठीक है, हम लोग उसको यहाँ पे कवर किए। पहला देखें इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, ठीक है, उसके बाद में देखें कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, सबको समझाएं। इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे अच्छी तरह से पूरा बना कर रखे हैं, इसको नेक्स्ट वाले जो वीडियो होगा वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट करें। ठीक है, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें ताकि हमको आपका सपोर्ट ही हमको मोटिवेशन देगा काम करने के लिए, आगे इसी तरह से वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, कमेंट कर दे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।